अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स को देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या होते हैं। बिजनेस मॉडल किसी भी फर्म का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी मार्केट प्लेस के अंदर उसका प्रॉफिट जो है, उसका जो फ़ायदा है, जो उसका बेनिफिट है, उसको हासिल करने के लिए जो हम जो है प्लान्ड एक्टिविटीज़ का कम्बिनेशन या जो सेट हम यूज़ करते हैं, उसको डिज़ाइन हम करते हैं, इसको हम जो है वो बिज़नेस मॉडल कहते हैं। फिर बिज़नेस प्लान क्या होता है कि ये जो बिज़नेस मॉडल था उसको जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, उसकी डिटेल जो होती हैं कि वो किस किस तरह जो है ये बिज़नेस मॉडल डिज़ाइन किया जाएगा, इसको हम बिज़नेस प्लान कहेंगे। फिर उसके बाद ई कॉमर्स बिज़नेस मॉडल की बात करें तो ये जो है ये यूनिक, ये इसके अंदर जो है बिज़नेस मॉडल के अंदर जो है वो इंटरनेट और वेब जो है उसको जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसको ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल कहते हैं। उसके बाद जो है हम चंद इम्पॉर्टेंट जो की एलिमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, उनको देखेंगे कि बिजनेस मॉडल के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो है वो की एलिमेंट्स होते हैं। उनमें सबसे पहले जो है कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन है, फिर उसके बाद रेवेन्यू मॉडल्स हैं, फिर उसके बाद मार्केट अपॉर्चुनिटी है, फिर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, फिर कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं, फिर मार्केट स्ट्रेटजी है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है और मैनेजमेंट टीम है। ये 8 की एलिमेंट्स हैं। इनको हम वन बाय वन थोड़ी सी डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले जो है हम कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन की बात करते हैं कि ये क्या होता है। ये होता है कि कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो है, क्या आया कि वो कस्टमर की जो ज़रूरियात हैं, जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट हैं, क्या उसको जो है वो किस तरह फिल करेगी, उसको किस तरह जो है वो पूरी करेगी, और जो है क्यों वो जो कस्टमर है वो दूसरी फर्म्स को, दूसरे बिजनेस को छोड़कर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदे। ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं ये कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन की बेस होते हैं। अब जो ई कॉमर्स वैल्यू प्रोपोजिशंस हैं उन वो जो है वो या तो पर्सनलाइजेशन, कस्टमाइजेशन पे बेस्ड होती है, या कन्वीनियंस, इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस होती है कि अगर कोई जो कस्टमर है वो जो है किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट छोड़ के आ रहा है तो उसकी वजह ये हो सकती है कि वो कन्वीनियंस हो सकता है, उसकी वजह ये हो सकती है कि प्राइस कम है, या जो है वो ये जो जिस कंपनी को उसने प्रेफर किया उसके अंदर शिपमेंट चार्जेस नहीं हैं, या डिलीवरी के लिए हो सकता है कि कस्टमर जो है जो दूसरी कंपनी है उसके जो डिलीवरी टाइमिंग है वो बिलफर्ज 3 दिन के अंदर जो है वो प्रोडक्ट को पहुंचा रही है, जबकि ये जो कंपनी जिसको वो प्रेफर कर रहा है वो हो सकता है उसको विद इन 24 आवर्स या 2 डेज में जो है उसको पहुंचा रही हो। या अनपैरेलल्ड सिलेक्शन एक बाइस हो सकता है कि ये बेनिफिट हो सकता है कि अनपैरेलल्ड सिलेक्शन जो है उसकी बेस पे जो है वो एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ऊपर प्रेफर किया जा सकता है, या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या सर्विस की जो क्वालिटी है वो भी एक फैक्टर बन सकता है जिसके ऊपर जो है एक कंपनी को दूसरी कंपनी के ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है और उसका प्रोडक्ट मिल जाता है। मिसाल के तौर पे जो पिज़्ज़ा हट है उसकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो ये है कि इसकी जो डिलीवरी का जो टाइम है वो 17.5 मिनट्स है। 17.5 मिनट्स के अंदर अंदर उसने जो है अपनी प्रोडक्ट को जो है वो डिलीवर करना होता है, इसलिए पिज़्ज़ा हट को प्रेफर किया जाता है बाकी सारी जो दूसरी उसकी कम्पिटिटिव है उनके केस। फिर अमेज़ॉन वैल्यू प्रोपोजिशन है कि अमेज़ॉन के अंदर जो है अनपैरेलल्ड सिलेक्शन है कि उसके अंदर जो है कि आप जिसने कोई बुक वगैरह ख़रीदनी है तो वो एक ही जगह बैठ के सारी की सारी बुक्स उसको अवेलेबल हो जाएंगी, और उसका हार्ड में चाहिए तो उसको उसके जो है वो एड्रेस के ऊपर मिल जाएगा, और जो है और उसको ये 24/7 जो है वो अवेलेबल होगा। और फिर उसके बाद कौन कौन सा जो बुक है वो कहाँ कहाँ पे जो है पड़ी हुई है, स्टॉक के अंदर कितनी है, ये सारी की सारी जो है ये इंफॉर्मेशन है उसको मिल जाएगी, इसलिए इसको बाकी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर इसको प्रेफर किया जाता है। तो ये इसका अमेज़ॉन का वैल्यू प्रोपोजिशन हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन में ये जो 6 फैक्टर्स हैं इनके अंदर किसी एक या एक से ज़्यादा का जो कम्बिनेशंस होता है उसकी बिहाफ पे जो है वो एक कंपनी की प्रोडक्ट को दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एज हासिल हो जाता है, वो उसकी बुनियाद पे वो फैसला किया जाता है। सेकंड जो है वो रेवेन्यू मॉडल होते हैं। रेवेन्यू मॉडल क्या होते हैं कि जो कंपनी है, जो फर्म है, वो किस तरह जो है वो पैसा कमाएगी,
उसका मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट के उसका प्रॉफिट क्या होगा प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करने के बाद, या अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका क्या रिटर्न होगा। रेवेन्यू मॉडल है इसकी जो है वो कुछ बड़ी बड़ी टाइप्स होती हैं, उनमें कुछ टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें सबसे पहली टाइप जो है वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल है। गूगल, याहू या फेसबुक, ये ऐसे जो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके साथ एसोसिएट होते हैं। तो बहुत सारी फर्म्स या कंपनीज क्या करती हैं कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं कि यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है वो देते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत सारे लोगों को इंगेज करती है और उसके बाद जो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो इस तरह की जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट देना, इसको जो है वो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल करते हैं। और ये गूगल, याहू, फेसबुक वगैरह जो हैं वो ये वाला जो रेवेन्यू मॉडल है वो यूज़ करती हैं कि इनका प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ होता है और उन एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में इनको जो है वो रेवेन्यू हासिल होता है। तो इसको इस तरह के जो रेवेन्यू है उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल। फिर सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल है, ये एक और किस्म है रेवेन्यू मॉडल की। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो कोई प्रोडक्ट है वो कुछ अरसा के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए या कुछ टाइम के लिए उसको जो है सब्सक्राइब कर लिया जाता है। उसकी जो है वो पेमेंट हो जाती है और उसके बाद जो है उसकी जो सर्विसेज होती हैं उस अरसा के दरमियान फ्री होती हैं। तो मिसाल के तौर पे चाइना वगैरह में जो है वो फेसबुक या जो है वो गूगल और व्हाट्सएप वगैरह जो है ये बैन है। तो वहाँ अगर किसी ने इसको यूज़ करना हो तो वहाँ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स जो हैं वो लोग ख़रीदते हैं। तो अब बिलफर्ज अगर किसी ने जो है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ख़रीदा है तो उसका वो 1 साल के लिए ले सकता है, 1 माह के लिए ले सकता है। तो उसको वो सब्सक्राइब करेगा, तो उस सब्सक्राइब करने के बाद उसको वो पे करेंगे। पे करने के बाद जितने भी उसकी जो है वो ड्यूरेशन होगी उसके दरमियान जो है वो जो कंपनी है वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेगी कि वो चीज़ वो यूज़ कर सकें। इस तरह का ये जो कंपनियां इस तरह सब्सक्राइब करके जो है वो रेवेन्यू अर्न करती हैं उसको सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। फिर जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी रेवेन्यू मॉडल नेक्स्ट है। ट्रांजैक्शन फ़ी रेवेन्यू मॉडल क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सेलर्स और बायर्स को जो है वो एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। वो ना उनकी अपनी कोई ज़ाती प्रोडक्ट होती हैं, ना उनके कोई ज़ाती जो है वो कस्टमर्स होते हैं। वो जस्ट एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जहाँ पे सेलर्स और जो है वो बायर्स जो है वो इकट्ठे हो जाएं और सेलर्स और बायर्स आपस में जो है वो सौदा करते हैं या आपस में जो वो चीज़ बेचते हैं, उनका जो डीलिंग होती है उसका जो बेनिफिट होता है वो उनको मिल जाता है। मिसाल के तौर पे फाइवर एक जो है वो फ्रीलांसिंग का जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर क्या होता है कि उसके ऊपर सेलर और बायर्स को वो प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। सेलर और बायर जब भी जो है वो किसी कोई डील करते हैं, कोई चीज़ जो है वो सर्विसेज को या कोई प्रोडक्ट को आपस में बेचते हैं, तो उसका जो 20% होता है वो इसको जो है वो फाइबर को जाता है। तो इस तरह का ये जो रेवेन्यू मॉडल है जिसके अंदर जो है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म देने से जो है वो अर्निंग होती है, उसको ट्रांजैक्शन फ़ी रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। फिर उसके बाद सेल्स रेवेन्यू मॉडल है कि अमेज़ॉन, Dell.com, Acer.com, इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो है जितनी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन कंपनीज़ को जो है वो बेनिफिट होता है। जितने जो है वो आइटम बिकेंगे उसके अगेंस्ट उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह के जो रेवेन्यू मॉडल है उसको हम सेल्स रेवेन्यू मॉडल कहते हैं। फिर जो है एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल होता है कि एफिलिएट जो है वो रेवेन्यू मॉडल क्या होता है कि उसके अंदर जो है जैसे फूड पेंडा है। फूड पेंडा क्या है कि फूड पेंडा भी एक्चुअली जो है वो मिडल मैन है कि उसने जो है वो प्रोडक्ट उसने ऑर्डर लेना है, ऑर्डर उसने लेना है और वो ऑर्डर की डिलीवरी के लिए किसी रेस्टोरेंट या किसी जो है वो जगह पे जाके वहाँ से उसको परचेज़ करेगा और उसको जो है वो डिलीवर करेगा। तो इस तरह का कि वो खुद बराह रास्त अपनी जो है वो सर्विसेज नहीं दे रहे, लेकिन वो दोनों के दरमियान जो है वो इंटरमीडिएट हैं। तो इसको हम इस तरह की जो है वो हम कहेंगे एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल। थर्ड की एलिमेंट जो है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी है। मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि उस कंपनी ने, उस फर्म ने किस जो है वो जगह के ऊपर कम्पीट करना है, इसको मार्केट अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अब ये मार्केट स्पेस जो है कि जो एक्चुअल उसका पोटेंशियल कमर्शियल जो है वो वैल्यू है कि किस जगह पे उसने ऑपरेट करना है, किस जो है वो जगह को उसने जो है वो टारगेट किया हुआ है, या उसकी मार्केट स्पेस होगी। फिर इलास्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि उस जो है वो मार्केट अपॉर्चुनिटी को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर
और देखा जाता है कि कौन सा स्पेसिफिक सेगमेंट जो है जो कि compete कर सकता है, जो आपकी जो कंपनीज ऑलरेडी चल रही हुई हैं उनको, उनके अंदर इसके उस स्पेसिफिक जो है वो सेगमेंट के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट ला के उसके अंदर चेंजेस करके आप जो है वो कंपटीटर को जो है वो हरा सकते हैं, या उसका जो है वो जो है उसके साथ कम्पीट कर सकते हैं। इसको जो है वो हम रियलिस्टिक मार्केट अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है कि कौन कौन से जो हैं वो जो दूसरी कंपनीज़ हैं जो कि उस मार्केट स्पेस को जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट आप चला रहे हैं, वहाँ पे कौन कौन से और जो है वो कंपनीज़ हैं जो कि वो अपना प्रोडक्ट वो भी बेच रही हैं। अब जो जो एक तो ये होगा कि एक तो उस तरह की जो है वो कुछ कंपनीज होंगी कि जो सेम जो है वो तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट आपका है वही प्रोडक्ट उनका है, वो कम्पिटिटिव मतलब उस तरह की होंगी। तो उस सूरत में आपको जो है वो जो मार्केट में नया एंटर होगा उसने उसको उस प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट करना है, और जो उसकी जो पावर उसके कंज्यूमर्स की पावर है और जो सप्लायर्स की पावर है उसको उसने जो है वो ब्रेक करना है, और उसको जो है उसने उसके साथ कम्पीट करना है। ठीक है, या दूसरी जो होती है वो इनडायरेक्ट कंपटीटर होते हैं कि वो सेम प्रोडक्ट वो नहीं बेच रहे लेकिन स्टिल जो है वो आपके कंपटीटर्स हैं। मिसाल के तौर पे एक ऑटोमोबाइल जो है वो बनाने वाली कंपनी है और एक जो है वो एयरलाइन कंपनी है जो ऑपरेट कर रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है वो दूसरे के जो है वो कंपटीटर नहीं हैं, लेकिन चूँकि ये दोनों ही जो है वो अल्टरनेट एक दूसरे के नेटिव हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के, तो ये इसलिए इनडायरेक्टली जो है वो एक दूसरे के कंपटीटर हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कंपटीटिव इन्वायरमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसको जो है वो उस पर असरअंदाज होती हैं। उनमें नंबर एंड साइज़ ऑफ एक्टिव कंपटीटर्स होता है कि कितने जो हैं वो जो है वो कंपटीटर उस मार्केट स्पेस के अंदर मौजूद हैं और उनका साइज़ क्या है। सेकेंड जो होता है वो जो जितने भी कंपटीटर्स हैं उनका मार्केट के अंदर कितना शेयर है, कितनी मार्केट को उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। फिर ये होता है कि जो कंपटीटर्स जो हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कि वो कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, नुकसान में जा रही है। और फिर जो कंपटीटर्स हैं उनकी प्राइसिंग क्या है, कि वो जो प्रोडक्ट है उसकी वो प्राइस क्या वो ऑफर कर रहे हैं। ये जो है वो 4 फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंपटीटिव इन्वायरमेंट के अंदर। जो फिफ्थ की एलिमेंट है वो कंपटीटिव एडवांटेज है। ये एक स्पेशल किस्म का जो एडवांटेज होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो एक मार्केट स्पेस के अंदर कम्पीट कर रही हैं, तो उनको जो स्पेशल एडवांटेज होगा कम्पिटिटिव के अंदर वो ये होगा, हो सकता है कि एक जो फर्म है वो बेटर क्वालिटी जो है वो ऑफ़र कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर फर्म्स, या सबकी क्वालिटी सेम है लेकिन वो उस सेम क्वालिटी में जो है वो जो उसकी प्राइस है वो कम ऑफ़र कर रही है बाकी जो है वो कंपटीटर्स के निस्बत। तो इस सूरत में जो है वो एक कंपटीटिव एडवांटेज, एक एज हासिल हो जाएगा उस फर्म को, उस ऑर्गेनाइजेशन को बाकी जो है वो फर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो प्रोडक्ट को जो है वो सुपीरियर बना सकती हैं। उनमें एस्मेट्रीज होती हैं कि अगर कोई ऐसी फर्म है कि जो कंपटीटर्स के जो है मुकाबले के अंदर उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं या जो है डिफरेंशियल एक्सेस उसके अंदर है, तो वो जो है उसको एडवांटेज हो जाएगा दूसरे कंपटीटर्स के मुकाबले में। या फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि उसने जो है वो कोई चीज़ जो है वो उसने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया, तो उस सूरत में भी जो है उसको जो है वो एज हासिल हो जाएगा। या अनफेयर जो है कंपटीटिव एडवांटेज हो गया कि जिसके नतीजे में जो है वो उसका डुप्लीकेट बनाना जो है वो मुश्किल हो गया, या उसका जो है वो एक ब्रांड बन गया, उसका एक नेम बन गया, या वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, या उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये अनफेयर कंपटीटिव एडवांटेज के अंदर आ गया। फिर जो लेवरेजेस हैं कि उनके अंदर जो है वो जो उनका जो बेस है वो बहुत सारा जो है उनके साथ कस्टमर्स जो हैं वो एफिलिएटेड हैं, तो ये लेवरेज के अंदर आ गया। फिर परफेक्ट मार्केट जो होती है, जो परफेक्ट मार्केट होती हैं वो कंपटीटिव एडवांटेज जो होती हैं वो उनके अंदर अब वो अलाउ नहीं करते, उसके अंदर कंपटीटिव एडवांटेज नहीं होते। वो तमाम के तमाम जो है जो फर्म्स होती हैं उनको इक्वल एक्सेस देती है तमाम फैक्टर्स के अंदर की प्रोडक्शन के अंदर, कि वो सेम इन्वायरमेंट के अंदर सेम जो है वो चीज़ों के साथ जो है वो कम्पीट कर सकें। जो 6 जो है वो की एलिमेंट है वो मार्केट स्ट्रेटजी है, कि आप जो है
किस तरह जो है वो प्लान करेंगे, किस तरह जो है वो चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे कि अपनी प्रोडक्ट को आप जो है वो प्रमोट करें, और वो जो सर्विस या आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी जो टारगेट पोटेंशियल जो आपका जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करे, उनके लिए जो है वो एक चार्मिंग सी बन जाए। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है, जो प्लानिंग होती है, इसको हम जो है वो मार्केट स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है। किस तरह जो है वो इसकी जो तफसील है कि किस तरह जो है वो कोई कंपनी जो है वो मार्केट के अंदर एंटर होगी और किस तरह जो है वो अट्रैक्ट करेगी अपनी कस्टमर्स को। जो बेहतरीन जो बिजनेस जो है कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं अगर वो प्रॉपरली जो है वो मार्केट पोटेंशियल तक, जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक अपनी बात को ना पहुंचाएं। आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो बिज़नेस कॉन्सेप्ट्स बनाए, बहुत बेहतरीन थे, लेकिन आप उसको जो है वो मार्केट स्ट्रेटजी नहीं बना सके। आपने ऐसे स्टेप्स नहीं लिए कि जिससे कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हों, तो आपकी बेहतरीन जो बिज़नेस कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी फेल हो सकते हैं। ठीक है जी। फिर जो है वो नेक्स्ट की जो एलिमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है कि जो है वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है फर्म के अंदर, उसको जो है वो इस तरह को डिज़ाइन किया जाए कि वो आपके जो बिज़नेस प्लान है उसको वो डिज़ाइन, उसको जो है वो कैरी आउट करे, उसको जो है वो सपोर्ट करे। ठीक है। फिर जो है वो किस तरह जो है वो फर्म जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज़ करेगी उस काम को, किस तरह जो है वो मुख्तलिफ उसके जो सब सेक्शंस हैं वो उस काम को जो है वो सारा अंजाम देंगे, इसकी जो है वो डिटेल। ठीक है कि हम जो है वो आमतौर पे जो है वो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको जो है उनके अंदर उनको डिवाइड कर देते हैं, एक फर्म को फंक्शनल डिपार्टमेंट्स के अंदर कर देते हैं, और उन डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट रोल्स उनके जो है वो असाइन कर दिए जाते हैं कि उस प्रोडक्ट को जो आपकी है उसको बेहतर बनाने के लिए उसको जो है उसके ऊपर अपना काम करें। और जो कंपनी होती है जैसे जैसे वो तरक्की करती है तो फिर वो क्या करती हैं कि वो ऐसे लोगों को जो जर्नलिस्ट की तरफ मतलब जो है हर फन मतलब उसके बाद वो स्पेशलिस्ट, जैसे जैसे कंपनी की वर्थ बढ़ जाएगी तो वो उस प्रोडक्ट के अंदर जो स्पेशलिस्ट लोग होंगे, जो उनका बहुत ज़्यादा जो है वो उसके अंदर जो काम होगा उसको वो हायर करेंगे, बजाय इसके कि वो जर्नलिस्ट लोगों को जो कि मतलब सिर्फ उनको ओवरव्यू हो उस चीज़ का, सतही नॉलेज हो, वो स्पेशलिस्ट ना हो। स्टार्ट में तो उनको हायर करेगी, लेकिन जैसे जैसे वर्क बढ़ता जाएगा तो उस प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए, या अगर वो ऑलरेडी बेटर है तो उसको मेंटेन करने के लिए वो फिर स्पेशलिस्ट की तरफ जाएगी कि वो स्पेशलिस्ट हायर करेगी ताकि वो उनकी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर जो है वो अपना मकाम बनाए रखे, या नई कंपनी है तो वो मार्केट के अंदर जो है वो आगे जाए। जो आखिरी जो है वो की एलिमेंट है वो मैनेजमेंट टीम है। ठीक है कि आपके जो कंपनी के अंदर लोग कम काम कर रहे हैं, या कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, बड़े लेवल के मैनेजर्स हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या जो है जो एक जो स्ट्रॉन्ग किस्म की मैनेजमेंट टीम होती है वो बिजनेस प्लान, बिजनेस मॉडल जो होते हैं उसका जो काम होता है उसको बनाती है, या जो है वो जो आउटसाइड जो इन्वेस्टर्स होते हैं, आउटसाइड इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको क्रेडिबिलिटी देती है, उनको जो है वो देती है कि आप यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर डूबेगी नहीं, वो अपना जो है वो काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, या जो है मार्केट स्पेसिफिक नॉलेज उनके पास होता है और जो है उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि बिज़नेस प्लान को मार्केट स्पेस के अंदर जो है वो को इम्प्लीमेंट करने का जो है उनके पास होता है। तो जब अच्छी मैनेजमेंट टीम होगी तो उसमें जो है वो अच्छे बिजनेस प्लान बना सकते हैं, वो आउटसाइड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मेक श्योर कर सकते हैं कि उनकी जो है इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं, और जो है वो मार्केट स्पेसिफिक नॉलेज उनके पास होता है और उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि बिजनेस प्लान को मार्केट स्पेस के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें।